सभी को नमस्कार। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी शिक्षार्थियों का इस कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के यूनिट 5 उपभोक्ता संतुलन और मांग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पहले 2 लेक्चर हम कर चुके हैं और वो वीडियो इसमें पड़ी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिमांड था। डिमांड की भी हमने 1 लेक्चर कंप्लीट किया है। ये आज डिमांड का सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार एक नज़र मार के फिर इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इसमें हमने सिलेबस की बात करी थी कि डिमांड से रिलेटेड क्या क्या सिलेबस है। इसमें हमने डिमांड क्या होती है ये पढ़ लिया था, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप्स, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें डिमांड क्या होती है ये हमने पढ़ा था। व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू ए डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ कम्युनिटी दैट द कंज्यूमर्स इज रेडी टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। इसके बाद हमने डिमांड शेड्यूल की बात की थी। डिमांड और डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों शब्दों में हमने अच्छे से अंतर समझा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इन दोनों के बीच में अंतर एक बार आप दोबारा चेक कर लेना। इसके बाद हमने डिमांड शेड्यूल की बात करी थी। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करी थी। फिर डिमांड कर्व हमने बना के देखा था। इसमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व दोनों हमने पढ़े थे। इसके बाद हम डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इट मीन्स डिमांड के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। किसी वस्तु की डिमांड कम होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी, कब बढ़ेगी, कब घटेगी, इन सारों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके डिटर्मिनेंट्स थे पी एक्स मीन्स ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत। पी आर रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशंस, ये हम पढ़ रहे थे। इसी में हमने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ भी और शेड्यूल भी दोनों हमने बना के देखे थे। इसी का सेकंड पॉइंट, वस्तु की अपनी कीमत पी एक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये एक तरह आप कह सकते हैं फर्स्ट था ये पी एक्स। सेकेंड पॉइंट पी आर पढ़ रहे थे हम, दैट इज पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें रिलेटेड गुड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रतिस्थापन वस्तुएं, और सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं। हमने इसमें पिछला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म किया था, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनमें ये हमने बहुत अच्छे से समझा था और इसको समझ लोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी ईजी हो जाएंगी। इसमें हमने बताया था कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है। ध्यान से देखिएगा, पहली वस्तु की कीमत बढ़ रही है और दूसरी वस्तु की मांग बढ़ रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और ये इसका लाइन कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ये चीज़ें हमने अच्छे से समझी थी। इससे संबंधित आज हम बात करते हैं ग्राफ की, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये ग्राफ का जो फोटोग्राफ है बेटा, एक सर हैं निठारी स्कूल में पीजीटी इकोनॉमिक्स, श्री राजू जी, उनसे उनके नोट से ग्राफ लिया गया है। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं इस बारे में कि उनकी जो नोट्स हैं, उनकी जो मटेरियल है, एजुकेशन मटेरियल है, वो हम यूज कर रहे हैं।
है ना बेटा, आपके तो आप तक ये लेक्चर पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ, बहुत सारे साथी हैं हमारे जो सब मिलकर इस प्रयास को सफल बनाते हैं। देन यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुओं की जब बात करी थी, इसमें एग्जाम्पल लिया था, रट्टा मार लो बेटा। एग्जाम्पल चाय और कॉफ़ी, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपसे एक से ज़्यादा नहीं पूछते। और आप हमेशा जब भी मैं आपसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूं तो आपके दिमाग में अचानक अपने आप इमेज बन जानी चाहिए चाय और कॉफ़ी की। तो ये सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं। इसका आज एक ग्राफ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हमने कहा था कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यहाँ हम कह रहे हैं चाय की कीमत में वृद्धि होने पर, पहली वस्तु कौन सी है, चाय, सॉरी कॉफ़ी। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने पर चाय की मांग पर प्रभाव। कॉफ़ी की कीमत पहले कितनी बता रहे हैं, 600 रुपये किलो, कितनी हो गई बेटा, 700 रुपये किलो। कीमत में वृद्धि हो गई। तो चाय की मांग हमारी बढ़ जाएगी। क्या होगा कि आप कह सकते हैं उपभोक्ता, कॉफ़ी महंगी होगी तो कॉफ़ी कम खरीदेंगे, कॉफ़ी के बजाय किससे काम चला लेंगे, चाय से। तो इसका मतलब आप चाय ज़्यादा खरीदेंगे, तो एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे ही कॉफ़ी की कीमत घटने पर, अब कॉफ़ी सस्ती हो गई इस एग्जाम्पल में, तब क्या होगा, चाय की मांग कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि चाय तो अभी भी उसी रेट पे है, कॉफ़ी सस्ती हो गई, तो अब लोग चाय को छोड़ के किसको खरीदना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी को खरीदना शुरू कर देंगे। देन आज हम लेक्चर शुरू करते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं, एंड आर देयर फॉर डिमांडेड टूगेदर सच एज कार एंड पेट्रोल। अभी हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ी थी, उसमें हमने एग्जाम्पल एक याद किया, चाय और कॉफ़ी, ऐसी वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरे को प्रयोग आसानी से किया जा सकता है ना। आप चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, आपके यहाँ गेस्ट आया हुआ है, आपने चाय पिला दी, कॉफ़ी पिला दी, एक ही बात है। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसी वर्क को कंप्लीट करने में उन दोनों ही गुड्स की, दोनों ही कॉमोडिटीज की जरूरत होती है। यदि कोई सी कॉमोडिटी नहीं है तो वो वर्क कंप्लीट नहीं होगा। आपको यहां से जयपुर जाना है तो जयपुर जाने के लिए आपको कार भी चाहिए। केवल कार आपको मिल जाए तो आप जयपुर नहीं पहुंचेंगे, कार के साथ आपको पेट्रोल भी चाहिए। तो आपका वर्क, क्या वर्क, दिल्ली से जयपुर जाना, इसके लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कार की भी और पेट्रोल की भी। केवल पेट्रोल भर के दे दें हम आपको, है ना, किसी बर्तन में, किसी वेसल्स में बहुत सारा 20 लीटर 50 लीटर पेट्रोल दे दें तो आप पेट्रोल की हेल्प से भी जयपुर नहीं जा सकते। केवल खाली कार दे दें, पेट्रोल ना दें तो भी नहीं, दोनों मिलकर ही काम पूरा करेंगे। इसका और एग्जाम्पल आप कह सकते हैं पेन एंड इंक, है ना। पहले पुराने, अब तो आप आजकल रिफिल वाले पेन से, यूज एंड थ्रो वाले पेन ही यूज करते हैं, अब तो रिफिल भी ख़त्म हो गई। पहले इंक और पेन था, पेन में स्याही भरते थे, तो वो इंक हो गई, और पेन, केवल इंक से नहीं लिखा जा सकता, बिना इंक के पेन से नहीं लिखा जा सकता। तो यदि हम लिखने का काम कर रहे हैं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आपको दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप और भी बहुत सारे सोच सकते हैं। तो ऐसे गुड्स को जो मिलकर किसी काम को पूरा करती हैं, एक दूसरे की डिमांड करती हैं, वो कहलाती हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं, इसलिए इनकी मांग एक साथ की जाती है ना। बिना एक के दूसरी बेकार है, जैसे कार और पेट्रोल। इनका आपस में क्या रिलेशन होता है,
एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर, पहली वस्तु की क्या ले रहे हैं बेटा हम, कीमत, दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? और इसके विपरीत भी, पहले यही लाइन समझ लेते हैं। ये कह रहा है फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, सॉरी ये गुड्स है बेटा, ये कोड्स नहीं, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा। अभी हम ले रहे हैं कार और पेट्रोल। मान लीजिए कार सस्ती हो जाती है, एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर। हम कह रहे हैं इसकी कीमत, इसका प्राइस कम हो जाता है। अब कार का प्राइस कम हुआ तो लोग कम खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे? कार ज़्यादा खरीदेंगे, सस्ती हो गई। बहुत सारे लोग जो अभी तक नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीदना शुरू कर देंगे। तो इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। जितना पहले था पेट्रोल अभी भी उतना ही है, लेकिन इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि प्राइस कम होने से कार ज़्यादा खरीदेंगे। जब ज़्यादा कार खरीदेंगे लोग तो उनको चलाएंगे भी, चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक कार नहीं खरीदी थी, वो बसों से ही ट्रैवल कर रहा था, वो भी अब कार खरीद लेगा तो वो भी पेट्रोल पंप पे जाके कार में पेट्रोल डलवाएगा। इट मीन्स पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। इसका उल्टा ले लें, कार महंगी हो गई, कार का प्राइस बढ़ गया, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कार का प्राइस बढ़ने में क्या होगा, बहुत सारे लोग कार नहीं खरीदेंगे। जो पहले कार बिक रही थी, कार की बिक्री कम हो जाएगी। कार कम बिकेंगी, सड़क पे कार कम होंगी, तो निश्चित रूप से पेट्रोल भी कम चाहिएगा, पेट्रोल पंप तक लोग कम पहुंचेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ये उससे उल्टा है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स थी, जो आपकी चाय और कॉफ़ी थी, उससे उल्टा संबंध है। वहाँ एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर दूसरे की मांग, एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती थी। ये वृद्धि नहीं होती थी, कमी हो जाती थी यहाँ पे। तो आपको क्लियर हुई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। ये तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसको छोड़ दो। चलिए, अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ने पर उसी वस्तु, एक ही वस्तु की बात करते हैं हम, अन्य तत्व समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। और इसका विपरीत भी, अर्थात कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। चीज़ महंगी हो गई, आप कम खरीदते हैं, चीज़ें सस्ती हो गई, आप ज़्यादा खरीदते हैं। सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड है। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें कौन कौन सी होती हैं, वो ये वाली बातें होती हैं बेटा, कि पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, आपकी इनकम पे कोई फ़र्क ना पड़े, आपके टेस्ट में, रुचि में, एक्सपेक्टेशन, भविष्य में अभी सीधे अभी ये चीज़ें पढ़ेंगे हम क्या क्या होती हैं। लेकिन अब यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जब हम पढ़ रहे थे, दो तरह की गुड्स पढ़ रहे थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन दोनों गुड्स में एक के प्राइस में चेंज आता है, दूसरे की डिमांड में चेंज आता है। तो इस तरह के आप कह सकते हैं चेंज को हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड ऑफ द अदर कॉमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। एक वस्तु की प्राइस में चेंज हुआ, कीमत में परिवर्तन हुआ, तो दूसरी वस्तु की डिमांड में,
दूसरी वस्तु कौन सी, उसकी रिलेटेड गुड्स। वो रिलेटेड गुड्स कौन सी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती है और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकती है, प्रतिस्थापन भी हो सकती है और पूरक भी हो सकती है, दोनों ही रिलेटेड गुड्स हैं। उनकी डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट या तिरछा कीमत प्रभाव। किसी संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे तिरछा कीमत प्रभाव कहते हैं। इसको पूछ लेते हैं कई बार, तिरछा कीमत प्रभाव क्या होता है। तीसरा, ये हम पढ़ रहे हैं मांग के निर्धारक तत्व। मांग के निर्धारक तत्व में हमने पहला पढ़ा था पी एक्स, अर्थात उसी वस्तु की कीमत जिसमें हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा था अभी, रिवाइज भी किए थे, पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह की, कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड इज वाई, जो हम वहाँ पे देख रहे थे, उपभोक्ता की आय। कॉमन सेंस की चीज़ है बेटा जी। आपकी आय बढ़ेगी, आपके परिवार की आय बढ़ेगी तो आप वस्तुएं कम खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। अपने घर पे सोच लिया करो सारी चीज़, अपने से रिलेटेड एग्जाम्पल उठा लो सारे। आपके परिवार की आय अभी तक 30,000 रुपये महीना है और आय अचानक से बढ़कर अगले महीने 50,000 हो जाती है और हमेशा के लिए 50,000 रुपये महीना हो जाती है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप निश्चित रूप से जितना दूध पहले खरीदते थे उससे दूध ज़्यादा खरीदेंगे, कुछ और चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। इट मीन्स आप अपनी डिमांड बढ़ा देंगे, वस्तु की डिमांड बढ़ा देंगे। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनकम। यदि आय बढ़ती है, वाई बढ़ता है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं और अभी दूसरी गुड्स कौन सी होती हैं वो अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आप नॉर्मल गुड्स का मतलब ऐसे लगा लीजिए जैसा आप घरों में सामान्य चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दूध है, सब्जी है, ये चीज़ें। एंड वाइस वर्सा, इनकम कम हो जाती है तो क्या करेंगे आप, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम कर दें। वाई बढ़ेगी, वाई मीन्स इनकम, आपकी इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। वाई कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। ऑन अदर हैंड द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स की अभी बात में पढ़ते हैं। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है और इसका विपरीत भी। विपरीत का मतलब क्या हो गया यहाँ, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय कम होने पर, यदि मैं यहाँ कम लिख दूँ तो यहाँ मांग भी क्या होगी, मांग में कमी होती है। ये अब दूसरी वस्तु, ये कौन सी वस्तु है बेटा, नॉर्मल गुड्स। दूसरी कौन सी होती हैं, घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स। ये वाले, ये कौन सी होती हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जिन पर आपका आय प्रभाव धनात्मक होता है। इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव, अर्थात इनकम बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है। अभी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पहले आप नॉर्मल गुड्स की बात कर लें। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स ऑन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, सच एज फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क समझते हो, मदर डेयरी पे या दूसरी डेयरी पे भी कई तरह का टोन्ड मिल्क भी मिलता है, फुल क्रीम मिल्क भी मिलता है। तो फुल क्रीम मिल्क आप पीना पसंद करते हैं तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल गुड्स। आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आप फुल क्रीम दूध ज़्यादा खरीदेंगे। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर आय प्रभाव धनात्मक होता है, जैसे फुल क्रीम मिल्क। अब बात करते हैं, ये तो नॉर्मल सब सब्जियां वगैरह, सब दाल और ये जितने भी आप दुकानों से सामान खरीदते हैं सब नॉर्मल गुड्स ही खरीदते हैं अधिकांशतः। दूसरी गुड्स होती हैं इन्फीरियर गुड्स। नंबर एक गुड हो गई नॉर्मल गुड, दूसरी इज इन्फीरियर, घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं। फॉर दोज गुड्स ऑन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, सच एज कैरोसिन।
बेटा एग्जाम्पल बस समझने के लिए है। कोई भी गुड्स किसी के लिए इन्फीरियर हो सकती है, किसी के लिए नॉर्मल हो सकती है। ये मुझे अपनी समझ से बेस्ट एग्जाम्पल लगा, इसलिए मैंने लिखा है। आपको बुक्स में टोन्ड मिल्क भी मिल जाएगा। ऐसे मोटा अनाज भी मिल जाएगा एग्जाम्पल। लेकिन आप यदि सोचेंगे गहराई से तो कोई भी एग्जाम्पल इन्फीरियर का नहीं है, और हर वस्तु इन्फीरियर भी हो सकती है। अब ये क्या होती है, एक बात समझ लीजिए। जैसे मैंने कैरोसिन का एग्जाम्पल लिखा है, होता क्या है कि आपका किसी भी परिवार, कोई परिवार गरीब है, वो खाना कैसे बनाता है बेटा? लकड़ी, उपले, इनसे इनको जलाकर खाना बनाता है ना। ईंधन ये इस्तेमाल करता है। थोड़े से उसके पास पैसे हो गए, थोड़ा सा उसको इनकम बढ़ी, तो वो क्या खरीदना शुरू कर देता है? कैरोसिन। और इनकम बढ़ी, फिर क्या क्या खरीदेगा वो? एलपीजी। एलपीजी गैस का सिलेंडर, इट मीन्स वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस या जो रसोई गैस होती है, इस पे खाना बनाना शुरू कर देगा। क्या हुआ बेटा, पहले वो किस पे खाना बना रहा था? कैरोसिन पे। अब किस पे खाना बनने लगा उनके घर में? एलपीजी पे। तो अब कैरोसिन की मांग उसने बढ़ाई घटाई? जब इनकम बढ़ी, कैरोसिन की मांग कम हो गई। इधर एलपीजी की मांग पहले कितनी कर रहा था वो? जीरो। पहले तो एलपीजी थी ही नहीं। अब इनकम बढ़ी, उसने अपना गैस का कनेक्शन ले लिया और सिलेंडर लेके अब सिलेंडर पे खाना बनाता है, तो एलपीजी की मांग बढ़ा दी। अब उसने हर महीने एक सिलेंडर चाहिए। तो एलपीजी को हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल गुड। और इस कैरोसिन को क्या कह सकते हैं? इनफीरियर है बेटा ये, इनफीरियर गुड। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि फुल क्रीम मिल्क, जनरली गरीब व्यक्ति कौन सा दूध खरीदता है? टोन्ड मिल्क खरीदता है। जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या खरीदना शुरू कर देता है? फुल क्रीम मिल्क। लेकिन इसमें आप तर्क दे सकते हैं कि जी मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत धनाढ़ आदमी है, वो फुल क्रीम मिल्क ही पीता था, और 2 दिन बाद डॉक्टर ने बता दिया कि जी आपको तो मोटापे की, ओबिसिटी की समस्या है, और कुछ हार्ट में भी प्रॉब्लम सी दिख रही है मुझे, डॉक्टर साहब बोले, और आप एक काम करो, चिकनाई खानी बंद कर दो। क्या करेगा वो? फुल क्रीम छोड़ के टोन्ड मिल्क पीना शुरू कर देगा। तो आप कहोगे जी इनकम तो उसकी बढ़ी, लेकिन वो तो फुल क्रीम से टोन्ड मिल्क पे आ गया। तो कोई पक्का सेट एग्जाम्पल नहीं है, केवल समझने वाली बात है कि इनकम बढ़ने पर यदि हम उस वस्तु की मांग कम कर देते हैं तो वो कहलाती है इन्फीरियर गुड्स। जैसे रेडी पटरी पे बिकने वाली दाल चावल हैं, गरीब आदमी उनको खरीदता है, और यदि उसकी इनकम बढ़ जाए, वो थोड़ा सा मध्यम वर्ग में आ जाए या और अमीर हो जाए, तो वो रेडी पटरी वाला दाल चावल छोड़ के कहाँ से खरीदेगा? फिर रिलायंस स्टोर से खरीदेगा, है ना। हालांकि ये मैसेज मत ले लेना यहाँ से कि रिलायंस या XYZ किसी भी मॉल में सब चीज़ें अब बढ़िया ही मिलती हैं और बाहर बाज़ार में बेकार मिलती हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम ये इस एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि उसने रेडी पटरी पे जो बिकने वाली दाल थी उसकी मांग वो खरीदनी बंद कर दी उसने। इसका मतलब उसकी मांग तो कम हो गई। और कौन से की मांग बढ़ा दी? जो किसी मॉल में बिक रहा है उसकी मांग बढ़ा दी। इट मीन्स रेडी पटरी पे बिकने वाली वस्तुएं या दाल जो थी वो इन्फीरियर गुड्स हो गई। समझ आ गई बात? बहुत सारे एग्जाम्पल आप हर एक की लाइफ में अलग अलग हो सकते हैं, आप दे सकते हैं। लकड़ी के उपले कैसी गुड हो गई? इन्फीरियर गुड्स इन कंपैरिजन टू कैरोसिन। और कैरोसिन और एलपीजी को कंपेयर करें तो क्या हो गई? कैरोसिन इन्फीरियर गुड हो गई। तो एक ही गुड कभी इन्फीरियर और कभी नॉर्मल गुड्स हो सकती है। केवल आपको समझने वाली बात है। परिभाषा आप यही वाली लिख सकते हैं कि दोज गुड्स ऑन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। आय बढ़ने पर यदि उनकी डिमांड कम होती है, नॉर्मल गुड्स में क्या होगा? आय बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ आय बढ़ने पर उनकी डिमांड कम हो गई, इसलिए इनको इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। देन रुचि और प्राथमिकताएं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
जिसको हमने ऊपर टी से लिखा था। बहुत सारी वस्तुओं की मांग हम कीमत पे प्रभाव नहीं, कीमत मान लीजिए सेम भी है तब भी मांग बढ़ाया घटा देते हैं, स्पेशली एडवर्टाइजमेंट। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा विज्ञापन आना शुरू हो जाए तो आप उसको खरीद लेते हैं। कोई फैशन आ जाए, है ना। एक अभी तो नहीं, बहुत साल पहले एक आमिर खान साहब की एक पिक्चर आई थी जिसमें वो विशेष प्रकार का मफरल पहन रहे थे, तो सब लोगों ने वही मफरल खरीद लिया, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। क्लाइमेट के अनुसार भी डिमांड बढ़ जाती है। सर्दी का मौसम आ रहा है, अब स्वेटर जर्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी शर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो इन विज्ञापन, फैशन, जलवायु आदि के कारण, जैसे गर्मियों में आप आइसक्रीम की डिमांड बढ़ा देते हैं, सर्दियों में कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देते हैं, भले उनकी कीमत में कोई परिवर्तन ना आए तब भी डिमांड तो चेंज हो ही गई। संभावनाएं, एक्सपेक्टेशंस। इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस और एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, इट में राइज इन द प्रेजेंट डिमांड। यदि भविष्य में उस वस्तु की कीमतें या उस वस्तु की कमी होने की संभावना हो जाए, जैसे आपको लगे कि भविष्य में सीमेंट बहुत महंगा हो जाएगा, तो जो मकान आपको 6 महीने बाद बनाना था उस मकान को आप अभी बना लोगे। अभी बनाओगे तो आज की डेट में जो आपकी सीमेंट की डिमांड कितनी थी, 0 थी, आपने बढ़ा दी, सीमेंट खरीदना शुरू कर दिया। थोड़ा सा और बड़ी पैसे वाली फैमिली के लिए बात करें, हम कहें मान लीजिए आपके यहाँ कोई शादी है और आपको कुछ गोल्ड खरीदना है, सोना खरीदना है, तो फिलहाल आप गोल्ड की डिमांड कितनी कर रहे हैं, 0, खरीदने नहीं जा रहे मार्केट में। लेकिन आपको किसी ने बताया कि भविष्य में इसके रेट बढ़ जाएंगे, सोना बहुत महंगा होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आज ही खरीदने जाएंगे, इसी हफ्ते खरीद लेंगे। तो आपने क्या किया, आप जो आपकी डिमांड 0 थी, 0 से बढ़ा दी, 2 तोले 10 तोले जितना भी आपको खरीदना है उतना खरीद लिया। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है। किसी चीज़ की उम्मीद है आपको भविष्य में सस्ती हो जाएगी, तो आप क्या करते हैं, जो आज खरीदने वाले थे पोस्टपोन कर देते हैं, यार बाद में खरीदेंगे। तो निकट भविष्य में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने या उपलब्धता में कमी होने की संभावना की स्थिति में वर्तमान मांग बढ़ जाती है। देन ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, व्यक्तिगत मांग फलन के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, बाजार मांग फलन, मार्केट डिमांड फंक्शंस, MKT, ये वही मार्केट डिमांड ऑफ एक्स, एक्स जो गुड है हमारे, मार्केट डिमांड ऑफ एक्स, मार्केट डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PX, सेम वही वस्तु की कीमत, बाजार मांग भी, कीमतें सस्ती होंगी तो क्या होगा, बाजार मांग बढ़ जाएगी, कीमतें महंगी होंगी उस वस्तु की तो बाजार मांग कम हो जाएगी। PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हमने ऊपर पढ़ी थी दोनों, कौन कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स। Y, इनकम, इनकम बढ़ेगी तो हम नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड बढ़ा देंगे, इन्फीरियर गुड्स के लिए कम कर देंगे। इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। T, टेस्ट, वही हमने पढ़ा था ऊपर, रुचियाँ, कोई विज्ञापन वगैरह देखते हैं, क्लाइमेट हो गई, किसी में आपका इंटरेस्ट बढ़ गया तो उसके अनुसार आप डिमांड बढ़ा देते हैं। एक्सपेक्टेशन, भविष्य में कीमतें बढ़ने की संभावना है तो आज डिमांड बढ़ा देंगे, भविष्य में कीमतें कम होने की संभावना है तो आज डिमांड कम कर देंगे। तो ये मार्केट डिमांड में ये इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर्स तो सेम है, 2 फैक्टर और बढ़ गए इसमें, ये 5 फैक्टर 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टर्स तो सेम है, वही एक्सप्लेन करने हैं आपको जो ऊपर हमने किए हैं। इसमें 2 फैक्टर बढ़े हैं, N एंड YT, इन 2 के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। N, N मीन्स नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स और पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या या क्रेताओं की संख्या, जितने ज़्यादा होंगे डिमांड, मार्केट डिमांड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। पॉपुलेशन जहाँ जितनी ज़्यादा है वहाँ वस्तुओं की डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन बहुत कम है तो डिमांड भी कम होगी, सिंपल सी बात है।
तो जनसंख्या बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है और जनसंख्या कम होने से वस्तु की मांग कम हो जाती है। वाई डी, वाई तो हमने पढ़ा था, हमने इनकम ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की आय, परिवार की आय बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है। वाई डी, आय का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का अर्थ है कि इफ इनकम इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड डिमांड विल बी इंक्रीज्ड। अभी इसको डिटेल में आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा। जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप इसके बारे में। यदि देश में जितनी जीडीपी बढ़ी है उसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी, उनके अनुपात में, उनकी मेहनत के अनुपात में सभी लोगों के बीच में ये पैसा ज़्यादातर बढ़ जाता है तो डिमांड बढ़ेगी। इससे क्या होगा, ज़्यादातर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी। और यदि इस जीडीपी का अधिकांश भाग कुछ ही लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं, मीन्स जो ज़्यादा रईस हैं वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब को इसका लाभ नहीं मिला, उसकी आय नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, तो निश्चित रूप से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। वितरण समान है तो मांग बढ़ जाएगी और वितरण असमान है तो मांग कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड हमने पहले पढ़ ही लिया है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स कौन कौन सी हो गई बेटा जी, अन्य बातें समान रहने पर, जो हम अभी बात कर रहे थे, कौन कौन सी, पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, वाई टी ई, और आप कह सकते हैं एन वाई डी। पी आर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम, टी टेस्ट रुचि जो अभी पढ़ी थी हमने, ई एक्सपेक्टेशन संभावनाएं, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं उस वस्तु की कीमतों की, एन पॉपुलेशन या मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या, वाई डी आय का वितरण। ये सब चीज़ें कैसी रहें, समान रहें, इनमें कोई परिवर्तन ना हो। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये सब चीज़ें कांस्टेंट होंगी तो कौन सी चीज़ बच गई बेटा मेरे पास, अब केवल एक चीज़ बची, कौन सी, पी एक्स, यही तो बची, यही सारी चीज़ें थी। इंडिविजुअल डिमांड में कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5 इंडिविजुअल में थी, 6 और 7 टोटल मिला के मार्केट डिमांड में हो गई थी। तो केवल क्या बचा हमारे पास, पी एक्स। पी एक्स की बात करूं तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है और इसके विपरीत भी। इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स ये वाली कांस्टेंट हो गई बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन ओन प्राइस, उसके अपनी कीमतों में डिक्रीज होता है, कमी होती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, उसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी। प्राइस डिमांड, प्राइस बढ़े डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हुए डिमांडेड क्वांटिटी या क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ये दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। देन इसी लॉ ऑफ डिमांड में हम कह रहे हैं अभी कि किसी कमोडिटी के प्राइस यदि कम हो जाते हैं तो डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? सीजन में मान लीजिए आप बाज़ार में, अब सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में आप मैंगोज खरीदने जाओ तो हर जगह तो मिलेंगे भी नहीं, किसी दुकान पे आम आपको मिल भी गए तो 250 रुपये किलो मिलेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल है, वैसे कुछ भी 300 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। और जब बरसात के मौसम में या गर्मी के लास्ट में क्या होता है, जब सीजन होता है आम का, तो आम 40-50 रुपये किलो पर केजी भी हो जाता है। सस्ता हो गया, 250 से कितना आ गया, 40 to 50, तो आम की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाती है। समझते हैं आप तो उन दिनों आप भी आम खाते हैं, अब तो आम नहीं खाते होंगे आप। प्राइस क्या हुआ, डाउन हुआ, डिमांड अप हो गई। ऐसा होता क्यों है कि आम सस्ता हुआ और आपने खरीदना शुरू कर दिया?
सोचो जरा कभी। हैं, मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यों होता है, आप क्या कहोगे? जी सस्ता हो गया इसलिए खरीद लाई मम्मी। भाई सस्ता होने पे खरीद क्यों लाई? क्या बात आई दिमाग में? जानते सारी चीज़ें हो, बस यही चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप जब इनको मैं पढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि अरे ये तो हम जानते थे, बस शब्द नहीं दे पा रहे आप, अपनी बात को शब्द नहीं दे पा रहे हैं ना, बार बार यही कहते रहोगे सर सस्ता हो गया इसलिए खरीद लाए ना। इसीलिए मम्मी खरीद के लाई कि सस्ते थे आम। आज तो 30 ही रुपए किलो मिल गए थे तो 5 किलो आम खरीद लाई थी। तो यही हम पढ़ते हैं, जब वस्तु की कीमत गिरती है तो उसको अधिक क्यों खरीदा जाता है? क्यों ज़्यादा खरीद रहे हो आम सस्ता होते ही? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का लगातार उपभोग करते हैं तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। लेकिन कहाँ उसका उपयोग कहाँ रोक देंगे, बहुत डिटेल में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था, यूटिलिटी वाले टॉपिक में। तो कहाँ रोकेंगे कि जहाँ आपको वो चीज़ें, अपनी जो आप पैसे खर्च किए हैं आपने उस वस्तु पर, उससे कितने यूटिल आपने खोए और उसको कंज्यूम करने से, उसका उपभोग करने से कितने यूटिल मिले, इन दोनों का जहाँ डिफरेंस बराबर हो जाएगा वहाँ आप चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे। तो ये रूल लागू होता है, इसलिए चीज़ें सस्ती होने पर ज़्यादा खरीदी जाती है। आय प्रभाव, आय प्रभाव क्या होता है? मान लीजिए आपकी आय, आप 100 रुपये पर डे दूध पर खर्च करना चाहते हैं, मिल्क, और मिल्क का रेट है 50 रुपये पर केजी, तो आप कितना दूध खरीदेंगे? 2 केजी। आपकी आय तो इतनी ही है, अभी भी 100 रुपये है, लेकिन दूध की कीमतें अब कितनी हो गई? 25 रुपये पर केजी हो गई, सस्ता हो गया दूध। तो आपकी आय नहीं बढ़ी, लेकिन प्रभाव आय का कैसा हो गया कि जैसे आपकी आय डबल हो गई, क्योंकि अब कितना खरीद सकते हैं आप? 4 केजी दूध खरीद सकते हैं 25 के रेट से। तो आप इस दूध 2 केजी से 3 केजी 4 केजी बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आपके रुपए तो उतने ही खर्च हो रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, जो दूसरी वस्तु है, मान लीजिए जैसे आपकी मदर हैं, आपको दूध और फल, है ना, वो ऐसा मान के चल रही हैं कि बच्चे को या बिटिया को दूध या फल, कोई सी एक चीज़ तो पर डे मिलनी ही चाहिए। मान लीजिए फल बहुत सस्ते हो गए तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? दूध कम कर देंगी और वो फल ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगी, पहले जितने खरीदती थी उनसे ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगी। समझ आता है बात? साइज ऑफ कंज्यूमर्स ग्रुप, उपभोक्ता समूह का आकार बढ़ जाता है जब आम सस्ते हो जाते हैं। आज आप अब सर्दियों में आप आम के उपभोक्ता नहीं है, आम का उपभोग नहीं कर रहे, नहीं खरीद के लाते अपने घर में, लेकिन आपके जैसे करोड़ों परिवार, जब आम 40 रुपये किलो या 30 रुपये किलो हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं। अर्थात वस्तु की डिमांड करने वाली पॉपुलेशन बढ़ गई, उपभोक्ता का समूह बढ़ गया, करोड़ों परिवार और शामिल हो गए, जिससे वस्तु की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ज़्यादा डिमांड होगी। विभिन्न उपयोग, जब चना बहुत महंगा होता है तो केवल मिस्सी रोटी के नाम पे, बेसन के नाम पे आप खाते हैं, जब सस्ता हो जाता है तो चना घोड़े भी खाने शुरू हो जाते हैं। जब नींबू महंगा होता है तो आप केवल सलाद में इस्तेमाल करते हैं, जब वो सस्ता हो जाता है तो आपकी मम्मी बहुत सारे नींबू खरीद के लाती हैं, फिर उनका अचार भी डालती हैं। समझ आई बात? जैसे गाजर सस्ती हो गई, फिर गाजर की सब्जी नहीं बनेगी। पहले जब गाजर महंगी हैं केवल सब्जी सब्जी बनेगी, जब गाजर सस्ती हो जाती हैं तो आपकी मम्मी बहुत सारी गाजर खरीद लाती हैं, फिर गाजर से सब्जी भी बनेगी, गाजर का सलाद में भी खाएंगे आप, गाजर का हलवा भी बनेगा, गाजर का अचार भी डाल सकती हैं आपकी मदर। बहुत सारे उपयोग हो गए, तो उपयोग बढ़ जाने के कारण उस वस्तु की मांग भी बढ़ गई। मांग के नियम के अपवाद, कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, लेकिन कुछ जगह
ये एक्सेप्शंस हैं, ये नियम लागू नहीं होता। किस पे नहीं होता? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, टीपू सुल्तान की तलवार, गांधी जी का चश्मा, इनकी नीलामी होती है। बहुत सारी नहीं है, अब बनेंगी नहीं ये, है ना। गांधी जी चले गए तो अब उनके चश्मे बार बार, ऐसा नहीं है कि गांधी जी बार बार चश्मा बना के देते रहेंगे। गिने चुने चश्मे हैं दुनिया में, प्रतिष्ठा सूचक है। उस चश्मे का कोई उपयोग भी नहीं है। केवल क्या करते हैं वो जो करोड़ों रुपए में और लाखों रुपए में खरीद रहे हैं उन वस्तुओं को, अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं। केवल प्रतिष्ठा का सूचक है जी वो, है ना। इज्जत बढ़ा रहा है हमारे ड्राइंग रूम में, शोकेस में लगा देंगे जी, ये गांधी जी का चश्मा है, बाकायदा उस पर एक स्टिकर लगाएंगे। दूसरा जो हमारा गेस्ट, उनके यहाँ गेस्ट जाएगा वो देखेगा, अरे यार बड़े रईस आदमी है, फिर उसमें नीचे रेट भी लिखेंगे जी, मैंने 3 लाख में खरीदा ये। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जितनी महंगी होंगी उतनी ही उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। कीमतें बढ़ने पर डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन इनकी कीमतें यदि बढ़ेंगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। गिफन गुड्स वही निम्न कोटि की वस्तुएं जो हमने बताई थी। एक टी शर्ट या एक शर्ट यदि एक बड़े से शोरूम में उस पे 1,000 रुपये का टैग लगा दिया जाए, अच्छी सी पैकिंग कर दी जाए, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और ये ही शर्ट या टी शर्ट, इसकी प्रेस व्रेस तोड़ दी जाए, पैकिंग ख़त्म कर दी जाए और किसी ठेली पर ढेर मार दिया जाए ऐसी शर्ट का, और वहाँ पर 500-500 रुपये में बेचनी शुरू कर दी जाए, कोई नहीं खरीदेगा। तो गिफिन गुड्स, लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता, ये हमें चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है। हम बहुत सारे लोग उपभोक्ता ऐसे होते हैं कि हम जो चीज़ जितनी महंगी, हम क्या सोचते हैं उतनी ही अच्छी है, और चीज़ें सस्ती हो गई तो हम सोच लेते हैं वो चीज़ खराब है ना। जैसे कुछ लोग गर्मियों में गोभी खाएंगे, सर्दियों में गोभी की सब्जी नहीं खाएंगे। जब प्याज महंगी हो जाती है, 100 रुपये किलो हो जाती है, तो हमें प्याज खाने में मज़ा आता है, हमें लगता है कि प्याज अच्छी है। और जब प्याज 20 रुपये किलो बिकती है तब हम प्याज नहीं खाते। तो ये लैक ऑफ अज्ञानता है हमारे दिमाग में। बाजारवाद ने, विज्ञापन ने, उपभोक्तावाद ने बिठा रखा है कि जो चीज़ जितनी महंगी उतनी ही अच्छी। जैसा मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया, 1,000 रुपये की बढ़िया सी पैकिंग में मॉल में ऐसी दुकान में रखी हुई है तो हमें बढ़िया लगती है, और 500 रुपये की वही टी शर्ट यदि प्रेस तोड़ के ठेली पे ढेर मार दिया जाए तो हमें बेकार लगती है। तो 1,000 रुपये में इसकी डिमांड बढ़ेगी और 500 रुपये में डिमांड कम हो जाएगी। कम खरीदेंगे लोग ठेली पे से, आप नहीं खरीदोगे। देन तो आज यहीं तक की बात करते हैं आपसे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एक पूरा है ना। हालांकि थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं छेड़ रहे अभी टॉपिक को। इसमें एक पूरी क्लास लगेगी ही, तो हम ये क्लास अब नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, 3rd क्लास में ही बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, थैंक यू, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार, आपको ये टॉपिक, आपको ये क्लास कैसी लगी, कैसा महसूस किया, क्या इसमें सुधार हो सकता है, इन सब के बारे में आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखकर मुझे बता सकते हैं, जिससे आगे सुधार किया जा सके। तो चलिए, गुड नाइट।